यानी नेक्स्ट, और ओ यानी अपॉर्चुनिटी। तो नो ना कहते हुए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, शून्य से शिखर तक पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। शून्य से शिखर तक का सफर यानी कि संघर्ष, प्रयास और फिर सफलता, और उसमें जो निखर के आता है वो होता है शून्य से शिखर तक का सफर। और ऐसे ही सफर में आज हमारे साथ जो गेस्ट है वो बहुत ही खास गेस्ट है, ममता कराड़े मैडम। इनके बारे में मैं जितना कहूँ उतना कम है। एक 4 लाइन से मैं शुरुआत करती हूँ। जिनके दिल में दूसरों का दर्द समाया है, जिनके दिल में दूसरों का दर्द समाया है, जिन्होंने हर मुश्किल में भी साथ निभाया है, हर आंसू को मुस्कान में बदलने की चाहत, उनके हौसले ने दुनिया को जीना सिखाया है। नारी शक्ति की मिसाल है आप। आपका आना हमारे लिए गर्व की बात है। ऐसी हमारी प्यारी सी मेहमान ममता कराड़े मैडम, इनका मैं स्वागत करती हूँ। नमस्कार मैडम, मैं ममता कराड़े। आपका बहुत बहुत स्वागत है मैम। ऐसी एक बहुत ही खूबसूरत हमारी गेस्ट, बहुत ही सोशल काम करने वाली और महिलाओं के लिए प्रेरणादायी ऐसी हमारी गेस्ट है। इनका परिचय जब मैंने मांगा था तब इतना बड़ा परिचय है कि मुझे लगता है कि उनसे ही हम जानेंगे। लेकिन थोड़ा सा बता दूं, ये ममता जी बीए बीएड है, नेचुरोपैथिस्ट है और 20 सालों से ये सामाजिक सेवा में कार्य कर रही है। इनके बचत गट्स है, शिक्षण संस्थाएं हैं और स्किल कौशल्य के माध्यम से महिलाओं को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए वो स्किल्स प्रदान करती है, उनको प्रशिक्षित करती है और उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए और पैसा कमाने के लिए, अपने परिवार को चलाने के लिए भी वो मदद करती है। तो ऐसी बहुत बढ़िया शख्सियत है ममता जी। तो हम उनका सफर कहाँ से शुरू हुआ ये जानते हैं उनकी ही जुबानी। तो ममता मैडम, आप बताइए कि आपने ये शुरुआत कहाँ से, आपका बचपन कैसे रहा? सबसे महत्वपूर्ण तो यह बात है मैम कि मेरा जन्म जो है एक छोटे से गांव में हुआ, और बचपन में ही जब मैं 7 साल की थी तभी पिताजी गुजर गए, और माँ ने मजदूरी, हम मतलब बहुत गरीब परिस्थिति से आगे बढ़े हैं, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है कि माँ ने मजदूरी करना, 2 भाई और मुझे, हम तीनों को पढ़ाना। तो यह जर्नी जो है वो 10वीं कक्षा तक के चली, और जैसे ही मैं 10वीं पास हो गई तो मेरे बड़े भैया ने बोला कि नहीं, अभी गांव में तो कोई अपना भविष्य नहीं बन सकता, तो हम नागपुर आए। और नागपुर आने के बाद में भैया ने फिलिप्स कंपनी में अपना जॉब ढूंढा, और भैया और मैं, हम दोनों एक रूम लेकर किराए से हम रहे, और तब से लेके जो आज तक के जो जर्नी है, तो सबसे पहले मुझे मौका मिला प्रेरणा शिक्षक प्रशिक्षण केंद्र में प्रीडीएड करने का, और मैंने 98 में ही 1 साल जब वहां पर प्रशिक्षण लिया, तो सही मायने में कि मेरे अंदर का डर निकलकर एक एज अ टीचर कैसे होता है, तो वह मुझे उस प्रशिक्षण से सीखने को मिला। और तभी से मेरा टर्निंग पॉइंट जो है कि मेरा एक सपना ही था कि मैं खुद पढ़ूं और औरों के लिए कुछ करूं, और साथ ही साथ मतलब मैं एक स्कूल में अगर लगती हूँ तो मैं एक बहुत बेस्ट से बेस्ट टीचर कैसे रह सकती हूँ। तो ऐसे मेरी जर्नी रही, और उसके माध्यम से फिर बाद में मैंने संस्था का निर्माण किया। मेरी 2002 में सुमन बहुउद्देशीय सेवा सहकारी संस्था का निर्माण किया, और संस्था के अंतर्गत मैंने हजारों महिलाओं को स्किल के ट्रेनिंग्स हो गए, टीचर ट्रेनिंग्स के कोर्स हो गए, ब्यूटी पार्लर, सिलाई कोर्स, मतलब उनको आप भी पढ़ो और आप भी आपके पैरों पर खड़ा हो। तो इस तरीके से उनको बताकर आज उसके बाद में 2007 में ऐसी अपॉर्चुनिटी आई कि मुझे और एक संस्था में जुड़ने का मौका मिला, जो एजुकेशन संस्था। और उस संस्था में भी जुड़ने के बाद में जो मेरा एक सपना था कि नहीं, मैंने भी एक बेस्ट टीचर कैसा होता है, तो वो जो है उस संस्था से जुड़ने के बाद में जो आज तक के जर्नी है, तो निस्वार्थ उस संस्था में भी आज भी हम काम कर रहे हैं। और हमारी एक छोटी सी स्कूल थी, एक स्कूल के माध्यम से आज हमारी नागपुर में ही कम से कम 10 स्कूलें हैं, 200 कर्मचारी। मैम की 10 स्कूल है, बच्चों को शिक्षा देती है।
जब मैंने मैम का परिचय मांगा था तो उन्होंने एक लाइन लिखी थी जिससे मैं बहुत प्रभावित हुई थी कि बच्चों को और महिलाओं को पढ़ाना है और खुद पढ़ना है। मतलब इतना सब कुछ, आज 10 स्कूल है मैम की, फिर भी उन्होंने लिखा था कि पढ़ना, पढ़ाना और पढ़ना। मतलब आज भी वो पढ़ने का इतना जज्बा रखती है। तो इतनी सुंदर उनकी कहानी से तो प्रेरित हो आप सभी लोग होंगे और आपको भी ये कहानी बहुत पसंद आई होगी। उनके जीवन चरित्र उनका जो उन्होंने बताया है वो आपको भी पसंद आ रहा होगा। तो मैम आपने बताया कि बहुत ही छोटी उम्र में आपको जिम्मेदारी लेनी पड़ी। तो क्या ये सफर जो जब आपने जिम्मेदारी ली तब मुश्किलें तो बहुत आई होंगी? मुश्किलें तो बहुत आई मैम, लेकिन कैसे कि मेरा उद्देश्य और मेरा एक सपना भी था कि मैं कुछ कर सकती हूँ, तो मैंने ऐसा कुछ करना चाहिए कि मैंने अपने पैरों पर खड़े होकर मेरी ही कुछ प्रेरणा लेकर और भी लोग आगे बढ़े। तो उसके लिए सबसे पहले तो शुरुआत मुझे स्वयं को ही करनी पड़ी और उस जर्नी में बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन उन सभी दिक्कतों का सामना करते-करते जो है आज मैं खुद नहीं बोलती हूँ, जो भी मेरी पहचान है, तो आज लोग बोलते हैं कि मैडम 20 साल पहले जैसे थे, आज भी वैसे थे। क्योंकि अगर आज मेरे पास में बहुत कुछ होगा, लेकिन वो कहीं न कहीं वो मेहनत से मिला हुआ सब कुछ है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं आखिरी सांस तक के भी मेरे से जितना कुछ हो सके महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, तो वो मैं करने का प्रयास और आज भी मैम मेरा का जो शुरू है। नाम है ममता, तो वो बिल्कुल ममता से भरी हुई है। उनकी भाषा में, उनके बोलचाल में भी वो ममता झलकती है। तो ये बहुत ही मतलब उनके नाम को सार्थक करता है उनका ये जीवन चरित्र। मैम की बातें सुनकर मुझे 4 लाइन कहने का बहुत दिल कर रहा है। तो मैं ये 4 लाइन मैम के लिए, किसी के दर्द में अपना दिल लगाना, यही है जिंदगी का सबसे बड़ा खजाना। सच मानो, दूसरों के लिए जो जीते हैं वही लोग इस दुनिया में जिंदा रह जाते हैं। तो ममता मैम, आपका बचत गट है, हाँ। तो वो ये बचत गट खोलने की प्रेरणा आपको कहाँ से आई और आपके बचत गट के बारे में थोड़ा सा हमें बताइए? खास करके मैडम जब मैं महिलाओं में काम करती हूँ, तो मैंने देखा कि महिलाएं बचत तो करती है, लेकिन उनकी बचत बैंक जो होती है, घर में ही उनका चावल का डब्बा, दाल का डिब्बा, या फिर कभी-कभी उनको खास करके बहुत सी ऐसी अधिकतर महिलाएं हैं कि आज भी उनको बैंकिंग नॉलेज नहीं है कि बैंक में कैसे बचत जमा करनी चाहिए या बैंक के माध्यम से या इवन शासकीय योजनाओं के माध्यम से कैसे लाभ लेना चाहिए। तो ये अभी बचत गट का भी जो है वो कम से कम मेरा 20 साल पहले से ही नागपुर महानगर पालिका अंतर्गत चल रहा था। मैं सिर्फ वहाँ पर सदस्य के रूप में काम करती थी। हर 3 साल होने के बाद में हमारा जो वाटअप जो है रेगुलर महिलाओं में वो होता था। फिर एकाएक लॉकडाउन हुआ और लॉकडाउन में मुझे महिला आर्थिक विकास महामंडल के अंतर्गत जो माइनॉरिटी अल्पसंख्यक के जो बचत गट होते हैं उस बारे में पता चला। तो जब लॉकडाउन था, कोई घर के बाहर नहीं निकलता है, लेकिन मैं और सुजाता मैडम जो मेरे सपोर्ट में ही रहते हैं हमेशा, तो हम दोनों ने सबसे पहले एक राजगृह नाम का बचत गट तैयार किया और उसके बाद में हमारा बनने के बाद में कम से कम 40 बचत गट उत्तर नागपुर में मैंने स्वयं बनाए हैं। और उन सभी 40 से 40 बचत गट को शासकीय योजनाओं का लाभ भी दिया है। और लॉकडाउन में जैसे कि एकाएक कोविड की वजह से किसी के हस्बैंड की डेथ हो गई, तो ऐसे हमने 3 महिलाओं को गिव इंडिया की ओर से जो फंड मिल रहा था 30,000 का, वो फंड भी उस समय उनको दिलवाया और उसके बाद में उनके फ्री प्रशिक्षण लगाना और उनको उनके पैरों पर खड़ा करना, क्योंकि मुसीबत तो सब पर आती है, लेकिन उस मुसीबत का सामना करके परिवार की तरफ देखकर हमें एक कदम आगे डालना है। तो ऐसे उनको मोटिवेट करके आज वह भी महिलाएं सक्षम है। तीनों जो है, तीनों का अच्छा ब्यूटी पार्लर चल रहा है और उन्होंने फ्री में ही वो प्रशिक्षण का उनको लाभ मिला। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए जो है अपने महावीर महिला आर्थिक विकास महामंडल की ओर से उनको सपोर्ट भी मिला और आज वो सभी लोग बहुत खुश हैं।
उसके साथ साथ हमारे और 3 जो बचत गट है, तो समाज कल्याण के अंतर्गत उनको अगरबत्ती की मशीन मिली है। जो वो बहुत अच्छा बिजनेस महिलाएं कर सकती है। अभी अभी हमारा एक राजगृह बचत गट है, तो उस राजगृह बचत गट को फूड वैन मिली हुई है कि जो उस पर भी 4 महिलाएं रोज का रोजगार कर सकती है। तो खास करके मेरा खुद का तो एक सपना ही है कि हर महिलाएं कमजोर नहीं होती है, उन्होंने कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए और अपने परिवार को सपोर्ट करना चाहिए। तो जैसे काम मतलब कभी दुर्गा कभी काली, बिल्कुल ऐसे नौ रूप जो देवी में है वो देवी हम ही है, महिला में ही वो देवी है। और वक्त वक्त पे उस देवी को उजागर करना भी एक काम होता है जो हमारी ममता मैम कर रही है। तो कौन कौन से ऐसे बिजनेस है जो महिलाएं अभी कर रही है अभी बचत गट के माध्यम से? हाँ, बचत गट के माध्यम से अभी हमारी महिलाएं जो है गारमेंट यूनिट चला रही है। अच्छा। जो जिसके माध्यम से पूरी ड्रेस डिजाइनिंग के उनके सूट्स हो गए, ब्लाउज हो गए और बहुत अच्छे अच्छे यूनिक ये लुगड़ा हो गया। अच्छा। मतलब अलग अलग वेरायटी के वो सब कुछ बना रहे हैं। उसके साथ साथ किचन सेट में रोटी कवर, एप्रॉन ये भी बना रहे हैं। और अब बहुत सी महिलाएं हमारे बचत गट की पापड़ बड़ी जो है वो इतना सुंदर बनाती है, गृह उद्योग वो इतना बढ़िया बनाते हैं कि उनके ही तरफ से लोग लेते हैं। कुछ महिलाएं हमारा मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर ये सब कुछ मसाले वो भी तैयारी कर रही है। कुछ महिलाओं ने बहुत मतलब सुंदर जो है उन्हें लगता है कि नहीं हम ये अभी डिस्पोजल बहुत प्रमाण में चल रहा है, तो अभी डिस्पोजल का भी उन्होंने स्टार्ट किया है कि अपने ही घर में मशीन लाए हैं और उस मशीन के माध्यम से डिस्पोजल बना रहे हैं। और कुछ महिलाओं ने पार्लर का और सिलाई का ये तो चल ही रहा है हमारा, अगरबत्ती का भी स्टार्ट कर दिए हैं। तो ऐसे जो जो मतलब घरेलू होते हैं, अभी हमारी कुछ महिलाओं ने अभी जेंट्स ही, ऐसा कुछ नहीं है कि जेंट्स ही हर चीज कर सकते हैं। अभी फैब्रिकेशन का जो काम है वह भी हमारी महिलाएं जो अभी जो पुरुष करते हैं वह अभी महिलाएं भी करना है और वर्ग शुरू किया है। फोटोग्राफी का भी शुरू किया है। हर क्षेत्र में महिलाओं को आगे लाने के लिए ममता मैम प्रयास कर रही है। अच्छा, आपकी शिक्षण संस्था भी है, स्कूल है, तो थोड़ा उनके बारे में बताइए कैसे? शिक्षण संस्था में तो मैं अचानक 2007 में ओंकार अंजिकर सर है उनके साथ में जुड़ी और जुड़ने के बाद में मेरा पहले से ही सपना था कि अगर मैं सफल होती हूँ तो मेरी कुछ ना कुछ एक छोटी सी क्यों ना हो लेकिन मेरी खुद की स्कूल हो, या फिर उस मैं वहां पर अगर टीचर हूँ तो मैं एज अ परफेक्ट टीचर हूँ कि मेरी प्रेरणा लेकर और भी कोई टीचर बहुत कुछ सीखे। और वह मेरा सपना भी साकार हुआ क्योंकि मैं 2007 से लेके जो आज तक की मेरी 16 साल उस संस्था में गए हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मेरे तरफ से 100% दिया है। अभी रहा सवाल संस्था ने कितना समझा है और मेरे कर्मचारी जो है वह आज भी बोलते हैं कि नहीं मैडम जो भी हमें सिखाते हैं और जो भी हमें बताते हैं तो हमारे लिए बहुत ही प्रेरणादायी है। तो ऐसे हमारे सभी टीचर स्टाफ का कहना है। तो वह हमेशा मेरी मतलब मैं क्या उनको बताऊं उस इसमें वह रहते हैं और सभी टीचर स्टाफ भी बहुत अच्छा है। और मैंने देखा है आपके एक बुट्टी बोरी में भी स्कूल है जहाँ पे मैं आई थी एक बार। तो वहाँ बहुत गरीब बच्चे भी हैं, बिल्कुल पढ़ते हैं। और एक हिंद विद्यालय है, जैन विद्यालय, हाँ जैन विद्यालय। तो वहाँ पे मैंने जब आई थी ना तब वो एक सुना था कि कुछ बच्चे पढ़ाए मतलब आते नहीं थे, तो आप लोगों ने उनको मतलब ऐसे बहला फुसला के लाया कि नहीं पढ़ो, वो पढ़ना ही नहीं चाहते थे। तो उनको इन्होंने मतलब पढ़ने के लिए इतना प्रेरित किया कि वो पढ़ने के लिए आने लगे। तो नहीं मैडम 2007 में जब मैं जुड़ी तब मतलब संस्था का मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीब से गरीब बच्चे को अच्छे से अच्छा एजुकेशन देना। और यह बात जब मैंने सुनी तो मुझे मेरी जर्नी याद आई कि मैं उस परिस्थिति से निकली हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैंने खुद ही वो रास्ते ढूंढे। लेकिन आज भी ऐसे हजारों बच्चे हैं कि जिनको वह रास्ता नहीं मिलता है और बच्चों में टैलेंट बहुत भरा पड़ा है। अगर ऐसी संस्थाएं आगे आकर बच्चों को अगर
पढ़ा रही है और बच्चे अगर पढ़ रहे हैं तो जरूर अपने भारत देश का नाम तो रोशन होगा ही होगा। और जो जिस पैमाने पर कहा जाता है कि गरीबी या बेरोजगारी बहुत बड़े पैमाने पर है, लेकिन नहीं, अगर ऐसी संस्थाएं मिलकर ऐसा काम करते हैं तो जरूर मतलब बेरोजगारी भी खत्म हो सकती है और गरीबी भी दूर हो सकती है, क्योंकि बेरोजगारी खत्म होना एनएच गरीबी दूर होना। तो उस वजह से जो है इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यही रहा है कि गरीब से गरीब बच्चों को अच्छा एजुकेशन देना, और वही उनकी सोच के साथ में मैं भी जुड़कर काम कर रही हूँ। और मुझे पता है कि आप एक कंपनी के साथ भी जुड़ी है, एटॉमी करके, तो वो भी आप उसमें डीलरशिप करती है। तो ये मतलब क्या इनके बारे में कहा, इतना कुछ है कि मुझे अभी एक एक करके याद आ रहा है कि इतनी जगह एक महिला होकर एक दो बच्चे उनके घर संभाल कर इतना सारा करना बहुत मुश्किल काम है हमें लगता है, लेकिन इनके लिए इतना आसान है कि वो एक कंपनी है एटॉमी करके, उनके साथ भी मैम जुड़ी है। अच्छा, इन सब के साथ साथ आपको आपका भावनिक और मतलब इमोशनली भी कभी कभी हर्ट होते होंगे, किसी ने कुछ कह दिया, या फिर परिवार में भी होता है कि इमोशनल इम्बैलेंस होता है, मेंटल इम्बैलेंस होता है, तो इन सब सबको आप कैसे संभालती हो? खास करके तो मैडम मैं अगर ऐसी कोई मुसीबतें आती है तो मेरा देखने का जो नजरिया है लोगों की तरफ, तो मैं जैसे एक कहावत बनी हुई है कि दुनिया का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गई। और वही जो है कि अगर मेरे साथ ऐसा कुछ होता है और मैं उसी इसमें अगर रहूंगी तो मेरा जो जीवन है यह जीवन कोई बार बार नहीं मिलने वाला, और इस जीवन को मुझे सार्थक करना है। तो मैं वो सारी चीजें बाजू में रखकर जो है घर में तो मेरे दो बच्चों को और मेरे हस्बैंड को मेरे तरफ से कोई तकलीफ नहीं है। उन्हें पता है कि इसको कितना भी रोक टोक करेंगे तो भी ये सोशल काम करना छोड़ेंगे नहीं, और उस वजह से कभी कभी वो ये भी बोल देते हैं कि अभी इसको कुछ नहीं बोलना चाहिए। और मतलब इसका मतलब है कि आपने ऊंची उड़ान के पर बिल्कुल खोल दिए हैं, और आप उड़ान को बिल्कुल थामने वाली नहीं है, आप ऊंची उड़ान भरने वाली ही है। तो ये घर में भी पता चल गया है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अच्छा, अभी समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं हो रही है कि बच्चे मोबाइल का एडिक्शन और भी बहुत सारे ऐसे एडिक्शन में फंसते चले जा रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी जिंदगी तो बर्बाद हो ही रही है, साथ में उनका परिवार भी डिस्टर्ब हो रहा है। अभी अभी नागपुर में एक घटना हुई थी कि 25 साल के बेटे ने अपने पेरेंट्स का, मम्मी पापा दोनों का गला घोटकर खून कर दिया, मर्डर कर दिया। तो मतलब इतनी मानसिकता खराब हो रही है बच्चों की, तो ऐसे में आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए? मैडम मैं इसमें तो जरूर बताना चाहूंगी कि जो भी लोग मुझे दर्शक सुन रहे हैं उन सभी को भी यही बताना चाहूंगी कि देखो मेरा सबसे पहले कर्तव्य है मेरा परिवार। बिल्कुल। वो फैमिली को मैं बहुत अच्छे से, जो अभी आपने मुझे सवाल किया ना, तो वो फैमिली को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, क्योंकि हमारे ही स्कूल उधर में स्कूल के एरिया में ही संगीता विद्यालय है, वही की वो टीचर है, टीचर थी, और उनके हस्बैंड भी बहुत अच्छे मतलब सर्विस पर थे। दोनों अगर पति पत्नी सर्विस कर रहे हैं तो ऐसी क्या वजह हुई कि बेटे के अंदर इतनी बड़ी घृणा निर्माण हुई और इतना बड़ा उसने कदम उठाया। तो यह कहीं ना कहीं बचपन से ही अगर हमने बच्चों को नैतिकता का अगर आचरण सिखाए, क्योंकि यह आता है नैतिकता के ऊपर, तो और बड़ों का आदर करना, बड़ों की बातें सुनना, बड़ों के विचारों के साथ चलना, बड़ों के साथ बैठना, अगर बच्चे बचपन से ही अगर माता पिता और अपने घर में जो भी बड़े बुजुर्ग हैं जैसे सास ससुर हो गए, अगर इनसे वह बच्चे दूर रहकर सिर्फ और सिर्फ मोबाइल में अगर रहेंगे तो मोबाइल से उनको अच्छी भी बातें मिलती है, बुरी भी बातें मिलती हैं। और अगर उनको अगर किसी के साथ में चर्चा करनी है तो वह बड़ों से ही कर सकते हैं। अगर यह ऐसे युवा बच्चे जो है वह अगर युवा ही मिलकर अगर चर्चा करते हैं तो उनको आइडिया कुछ नहीं मिलेंगे, और उस वजह से जो है वो कैसे जो बड़े उनको बताएंगे वो समझा कर बताएंगे कि बेटा ऐसा नहीं ऐसा कीजिए। और तो ये भी है ना कि अगर प्रॉब्लम है और प्रॉब्लम का सोल्यूशन हम उसी माइंडसेट से कर रहे हैं तो सोल्यूशन तो निकलेगा नहीं। तो उसके लिए हमें उससे ऊंचा माइंडसेट, जिसके पास इसका जवाब है, उनके साथ बात करनी चाहिए। लेकिन वो होता नहीं है, वो खुद ही अंदर कभी घुटते रहते हैं, कभी बोलने से भी डरते हैं।
तो अच्छा, अब ये जो युवा पीढ़ी है, इन्होंने भी सोशल वर्क करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है, बिल्कुल क्योंकि उसके माध्यम से वो अ, दुनिया का दुख देख सके, बच्चों का दुख देख सके, तो खुद का दुख, जैसे आपने कहा था कि उनका दुख देखा तो मेरा दर्द कम हो गया। तो अगर बच्चों ने भी सोशल वर्क में आना चाहिए, तो आपको क्या लगता है? जैसे मेरे प्रेरणा स्रोत बोले तो जो है बुद्ध फुले शाहू, बिल्कुल। सावित्रीबाई फुले, माता रमाई बीमाई, यह मेरे आदर्श है और मैं उन्हीं के प्रेरणाओं पर चलते आई हूँ। तो मैंने उनकी हिस्ट्री जो पढ़ी है, तो उस समय उन्होंने कितनी कठिनाइयां हुई होंगी। सावित्रीबाई फुले को जब पत्थर मारते थे, वह गोबर फेंक कर मारते थे, उसके बाद में वह स्कूल में जाने के बाद में लुगड़ा बदल कर बच्चों को पढ़ाती थी। तो आज तो वो परिस्थिति नहीं है। तो उस वजह से मेरे जो वह प्रेरणा स्रोत है, तो मैं भी युवाओं को यही बोलना चाहूंगी कि मोबाइल जरूर देखिए, लेकिन आप अच्छी-अच्छी किताबें ही पढ़िए, जिसके माध्यम से आपको उस प्रेरणा मिले और उस प्रेरणा के माध्यम से आप आगे बढ़े। और जरूर मतलब कुछ किताबें हकीकत में बोलने वाली होती है, बिल्कुल। जैसे कि बुद्ध धम्म में बुद्धाय धम्म ग्रंथ है, अपने बाइबल है, अपना ये है गीता है। तो ऐसे अगर ग्रंथ हम पढ़ते हैं, तो जरूर बच्चों में कुछ ना कुछ एक मानसिक चेंज होता है और वह जो है हमें घर से ही इसकी शुरुआत करनी एक्चुअली पड़ेगी। कहा जाता है कि हम जन्म तो लेते हैं, देखो, जैसे हम कोई चीज खरीदते हैं या टीवी खरीदते हैं या कोई टेप रिकॉर्डर खरीदते हैं या ओवन खरीदते हैं, तो उसके साथ एक मैनुअल आता है बिल्कुल कि उसे चलाना कैसे है। कैसे है, लेकिन हम जन्म लेते हैं, लेकिन ह्यूमन माइंड को कैसे चलाना है, इसका हमें मैनुअल जो है, ये जो भगवत गीता है, बाइबल है, ये धम्म ग्रंथ है, इसमें दिया गया है। लेकिन ये पढ़ते कब है हम? जब हमारा इस दुनिया से जाने का समय आता है। मैनुअल को पढ़ना चाहिए पहले, लेकिन पढ़ते हैं लास्ट में। तब अगर मुझे लगता है ये जो ग्रंथ है, जिनको हम जीवन जीने का मैनुअल बोलते हैं, वो अगर स्कूलों में भी पढ़ाया जाए या घरों में भी पढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है कि जीवन जीना आसान हो सकता है। बिल्कुल मैडम, मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि शिक्षा क्षेत्र में जो है इसका दैनंदिन जीवन में लाना ही चाहिए, क्योंकि यह हमारी एक आधारशिला है। क्योंकि यह हमारे हमारे रोजाना जो अच्छी बातें हैं, अगर रोज-रोज हम सुनते हैं, तो वह कहीं न कहीं हमारे माइंड में पूरी तरीके से सेट हो जाती है कि बड़ों का आदर कैसे करना चाहिए, बड़ों के सामने कितने भी बड़े हम क्यों ना हो जाए, लेकिन हमें बड़ों के सामने विनम्रता से रहना ही आना चाहिए। तो यह चीजें जो है, अगर हम बार-बार अगर स्कूल में अगर ये चीजें सीखते हैं, तो वह उनके माइंड में पूरी तरीके से बदला सकती है और यह हर स्कूल में होना ही चाहिए। यह मेरा भी मत है और मैंने इसकी शुरुआत जो है 2014-15 में जब जय हिंद विद्यालय में मेरे तरफ चार्ज दिया गया था, तो मैंने जीवन मूल्य के आधार पर रोज बच्चों से जो प्राणी हिंसा मैं नहीं करूंगी, मैं व्यभिचार नहीं करूंगी, मैं झूठ नहीं बोलूंगी, मैं नशीली चीजों का सेवन नहीं करूंगी। इस प्रकार के जो जीवन मूल्य है 5, ये तो मैं रोज बच्चों से, जैसे प्रेयर हो जाती थी, उनका राष्ट्रगीत हो जाता था, ये सब कुछ होने के बाद में आंखें बंद करके उनसे वह बोल कर लेते थे। तो वह मेरा अनुभव बहुत अच्छा रहा है कि बच्चे कितना भी नहीं बोलो तो भी चोरी जो है, किसी ने पेंसिल किसी चुरा ले, तो वह बच्चे पास में आते थे और बोलते थे, मैडम मैंने नहीं चुराई, इन्होंने जबरदस्ती मेरे बैग में डाला। तो कहीं ना कहीं उन बच्चों को जो है बड़ों से बात भी कैसे करना, तो वो बराबर उस अदब से, तो यह सब कुछ कहीं ना कहीं स्लम एरिया में जब काम करते हैं ना मैडम, तो स्लम एरिया में हकीकत में, क्योंकि वह रोजाना बाप दारू पीकर आता है, माँ बेचारी वो मार खाती है और गाली गलौज वाला, ऐसे माहौल में जब बच्चे पढ़ते हैं और उनको अगर स्कूल में अगर ऐसा कुछ मिले, तो हकीकत में सोने पे सुहागा हो जाता है। और ऐसे बच्चे जो है आगे बहुत बढ़ते हैं और हमारे जितनी भी स्कूलें हैं, तो हमारे स्कूलों में अधिकतर बच्चे जो है वो मध्यम वर्गीय पेरेंट्स के ही आते हैं। तो उन बच्चों का अनुभव भी हमने बहुत बार शेयर किया है। तो उनको स्कूल के माध्यम से तो बहुत सारी प्रेरणा मिलती है कि हम हमारा जीवन कैसे जिए और हमारे जीवन को कैसे बदले। तो मैम, आप इस क्षेत्र में अभी इतने स्कूल, बचत गट, इतना सब कुछ करते हुए भी घर को भी संभालना पड़ता है, तो आपका वैयक्तिक जीवन में कुछ आपको इश्यूज आए क्या, या आपने किस तरह से उन्हें सॉल्व किया?
खास करके मैडम देखो, इसके लिए जो है टाइम मैनेजमेंट यह टाइम बहुत मैनेजमेंट इम्पोर्टेंट है। हाँ और मेरा टाइम टेबल का शेड्यूल ऐसा है कि सुबह 6 बजे जब उठती हूँ तो पहले सबसे पहले बच्चे इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल तो उनका करके जो है, जैसे वो बच्चे 8 बजे चले गए कि 8 बजे के बाद में अपना स्कूल का अपना घर का जो है वह करके मेरा माइंड में पूरा टाइमिंग ही रहता है कि नहीं, मुझे 10 बजे स्कूल में पहुंचना है। तो इस तरीके से मैं अपना स्कूल में जाने के बाद में अपना स्कूल का वर्किंग भी होता है, और स्कूल के वर्किंग के साथ में ही जो मैं पेरेंट्स के साथ में मेरे अधिकतर पेरेंट्स जो है वो मध्यम वर्गीय रहने की वजह से उन्हीं को कि जो भी गवर्नमेंट की योजनाएं हैं मैं कैसे दे सकती हूँ, तो इसके माध्यम से ही उनको बचत गट में जोड़कर उनको वो सारी योजनाएं दी गई है। तो उस वजह से मेरा फैमिली भी जो है वो भी खुश है, और बाकी लोग भी जो है मेरे साथ लेकिन जुड़े हैं। महिलाएं बोलती है कि हमें वक्त की कमी है, घर का काम करते करते 3-4 बज जाते हैं, हमें वक्त ही कहाँ मिलता है, हमारी हॉबी को जीने के लिए भी वक्त नहीं मिलता। लेकिन उसी 24 आवर्स में मैम घर भी संभालती है, मतलब किसी की मदद भी करती है, किसी को गाइड भी करती है, और उनका वो सोशल वर्क का जो है वो तो बिल्कुल। तो 24 आवर्स उनके भी पास है और हमारे भी पास है, लेकिन उनका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उस 24 आवर्स को किस तरह से हम प्रोडक्टिव बनाते हैं, ये हमारे हाथ में है। और ये सबसे बड़ा उदाहरण तो ममता मैम ही है इसमें। अच्छा, आपने बताया कि आप सावित्रीबाई फुले से प्रभावित हो, और आप बताइए मुझे कि एक ऐसी कौन सी किताब है जो जिसने आपको प्रेरित किया हो, या कोई कोट हो ऐसे प्रेरित किया हो आपको? अ, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि इंसान कितना भी सुंदर हो, लेकिन इंसान का चरित्र सुंदर होना चाहिए। तो मुझे स्वामी विवेकानंद जी की यह बात बहुत अच्छी लगती है। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं कि हर चीज को नो जैसे नहीं होता, ऐसे नो शब्द आता है, लेकिन उस नो को जो है एपीजे अब्दुल कलाम कहते हैं यन यानी नेक्स्ट, और ओ यानी अपॉर्चुनिटी। तो नो ना कहते हुए नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नेक्स्ट। वाह, हाँ, ग्रेट। तो मुझे भी बहुत मतलब ये सीखने की बात है। हाँ, मैं तो भी इसे सीखूंगी हाँ, अभी। तो मुझे मेरे लिए जैसे कि ये बहुत बड़े आइडियल होते हैं, क्योंकि कैसे कि मैं हमेशा अगर ये नहीं कर सकती, मेरे से नहीं होता, तो नहीं शब्द मैंने अपने जीवन से निकाल ही दिया है, और नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। हाँ, तो नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो हर इंसान को मिलती है, बस वो गेन कैसे करता है उसके ऊपर डिपेंड है। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे इस पॉडकास्ट के लिए आपसे पहले मैंने 2-3 कॉल किए थे, लेकिन देखिए आज अचानक से आपका मैसेज आ गया कि आज मैं फ्री हूँ, और मतलब ये अपॉर्चुनिटी थी कि यहाँ आप आने वाली थी और ये भी हो जाए, तो ये भी मेरे लिए भी था कि मैंने भी ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी करके इसे गेन कर लिया। तो ये बहुत अच्छा। आपने कभी सोचा था कि आप जो आज कर रही है, मतलब शुरुआत में जब आपने स्टार्ट किया था तब सोचा था कि इतना सब कुछ भी आप कर पाएंगी? खास करके ये सब कुछ करने के लिए मैडम अपना खुद का धैर्य तो यह रहना ही चाहिए, और हमें अगर कुछ हमारे सोच के अगर लोग मिल गए तो हकीकत में हमें पुश करने वाले लोग चाहिए। 1+1 11। हाँ, 1 और 1 11। तो वो ऐसे पुश करने वाले अगर लोग मिल गए, और खास करके अपना खुद का विजन अगर क्लियर रहा ना, तो हकीकत में इंसान आगे बढ़ता ही बढ़ता है, और अच्छे लोग मिलते ही मिलते हैं, और हमें जैसी सोच होती है वैसे लोग भी मिलते हैं, और सिचुएशंस भी क्रिएट होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अच्छे लोग बिल्कुल है हमारे लिए, बस हमें एक कदम आगे डालकर जो है उनके साथ में मिलकर काम करना है। बिल्कुल बिल्कुल। और इन सारे अभी कितने साल हो गए इन सारी चीजों को आप करते हुए? मैं 98 से कर रही हूँ। बाप रे, 98 से मतलब 25-26 साल हो गए। ठीक है, इन 26 सालों में आपके लिए सबसे प्राउड ऐसा मोमेंट कौन सा था? जब मुझे 2016 में मेरा बेटा हुआ, तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन था, क्योंकि जीवन में चढ़ाव उतार तो आता ही है, लेकिन जब मुझे बेटा हुआ करके पता चला, मेरा परिवार सब मेरे साथ में जब जुड़ा, तो वह मेरे लिए सबसे बड़ा खुशी का दिन रहा। मतलब बेटे ने परिवार को जोड़ दिया। हाँ। और दूसरा कोई आपकी फील्ड में? फील्ड में तो
अभी तक के तो ऐसा कुछ ये आया नहीं है, लेकिन एक मुझे अपॉर्चुनिटी आई थी सिंगापुर में विल्सन मंडेला अवार्ड का 2 साल पहले। अच्छा। लेकिन अभी कैसे बच्चे छोटे हैं और मैं अकेली, मुझे परिवार भी देखना है, परिवार की सोच को भी साथ में लेकर चलना है, तो मेरे अकेले के लिए उधर से वीजा आया था जाने का। लेकिन मैं जब परिवार में डिस्कस किया तो फिर घर के लोगों ने भी बोले कि नहीं, अकेले आप नहीं जा सकते हो बिल्कुल। और 4 जन का अपना जमेगा नहीं, तो उस वजह से फिर मैं वहां पर नहीं जा पाई। तो लेकिन आप वो उसके लिए आप दावेदार रही, ये भी बहुत प्राउड मोमेंट है हाँ, कि वो दावेदार रही आप। बिल्कुल, तो इतना हकीकत है मैडम कि मुझे जैसे कि 3 जनवरी सावित्रीबाई फुले जयंती के महोत्सव पर मेरे कंटिन्यू डेट बुक रहते हैं कि मैडम की प्रेरणा हमको चाहिए करके मैं जाती ही हूँ उनको मार्गदर्शन करने के लिए। और 8 मार्च जो महिला जागतिक दिन होता है, तो तब भी मतलब महिलाओं को लगता है, तो जो भी सोशल एक्टिविटी में जितने भी लोग मुझे जानते हैं, तो मुझे वो चीफ गेस्ट करके बुलाते भी है और वो मेरा जो भी आदर सम्मान सत्कार करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो है मेरे आइडियल जिनकी मैं किताबें पढ़ती हूँ और जिनके किताबों से जो कुछ भी मैंने आत्मसात किया है, तो वही जो है समाज को चाहिए होता है। और मैं वही सभी मतलब पूरे अपने भारत देश की सभी देशवासी महिलाओं को कहना चाहूंगी कि आप कमजोर नहीं हो, बिल्कुल। आप हर चीज वो कर सकते हो, बस वो करने के लिए आपको एक कदम आगे बढ़ना है और एक कदम आगे बढ़ के करना है। अच्छा, इन सब अभी 26 है ना, 26 सालों में, 26 सालों में कोई ऐसा दिन भी रहा होगा कि जब आप बहुत उदास हुई हो, बस मतलब कुछ करना नहीं है, ऐसा भी हुआ होगा कुछ ऐसे? बिल्कुल हुआ मैडम। अभी मतलब इसलिए मैं पूछ रही हूँ कि जैसे सक्सेस दिखती है कि इन्होंने ये हासिल किया, इनको ये अवार्ड मिला, ये सक्सेस दिखती है, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत लगती है, जो मुश्किलें आती है, वो किसी को नहीं दिखती। और इसीलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या कितनी मुश्किलों का सामना आपने किया? ये अब भी मेरे जीवन में 3 साल पहले घटना हुई कि अचानक हमारा बहुत सुंदर मतलब अभी बचत गट के माध्यम से महिलाओं का जो बिजनेस का गारमेंट यूनिट का बहुत अच्छे से चल रहा था। अचानक मुझे 16 अगस्त को कॉल आया कि मेरे से बड़े जो भैया है, जो अमरावती में तक्षशिला महाविद्यालय में थे, कि उनका एक्सीडेंट हुआ करके। उस समय पर मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, लेकिन फिर भी मैंने गाड़ी निकाली और मैं हॉस्पिटल पहुंची। बस आधे घंटे के बाद में मेरे भैया गुजर गए। खास करके मेरे लिए यह मतलब वो दिन मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी, क्योंकि वो मेरे से जो बड़े भैया थे, वो और मैं, हम दोनों जो है एक यहाँ पर नागपुर में आने के बाद में हमने जो स्ट्रगल किया है वो, और मेरे अभी वो भैया तो गुजर गए, अभी उनकी फैमिली में 2 बेटी है, मम्मी है, और बड़े भैया को भी 2 बेटी है, और भैया भी, उनका भी बिजनेस अच्छा सेटल है। लेकिन कहीं ना कहीं जो है कि हम 2 भाई और मेरी जैसे हम 2 भाई और बहन की जो हमारी जोड़ी थी, तो वह अकस्मात ऐसे घटना होने की वजह से भैया चले गए हैं। तो वह दुख तो मुझे जब तक मैं रहूंगी तब तक के वो मुझे ये होते रहेगा। तो वह 19 अगस्त को 3 साल उनका आपको सपोर्ट था बहुत। सब जो आप कर रही हैं मैं स्टार्टिंग से मतलब जो मेरी 98 से ये आपकी जो जर्नी है, स्कूल की जर्नी है, ये बचत गट की जर्नी है, इनमें आपको क्या क्या दिक्कतें आई, कैसे, मतलब क्योंकि ऐसा तो हुआ नहीं होगा कि आपने बचत गट खोल दिया और हो गया, कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आई होगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारी ऐसी दिक्कतें तो वो चलते ही रहती है, लेकिन उस पर आप वो ध्यान न देते हुए ध्यान न देते हुए उसका सोल्यूशन निकाल कर आगे बढ़ने का प्रयास कंटिन्यू चालू है। अगर भगवान यहाँ पर आ जाए और आपको बोले कि आपको एक चांस देता हो कि आपको मतलब ये जीवन छोड़ के दूसरा जीवन जीना है, तो आप कौन सा मतलब यही जीवन आपको जीने के लिए आप बोलेंगी, या ऐसा कुछ है आपके माइंड में? नहीं, मैं तो यही बोलना चाहूंगी कि यह मानव जीवन जो है वो एक ही बार मिलता है, तो इस जीवन में ही मेरे से जितना अच्छा हो सके वह मैं करूं, और जो भी अपने से अच्छा भला होता है तो बाकी लोग भी जो है वही जीवन मूल्यवान है, बस उस जीवन की कीमत करके
जो है जीवन को जीना जीना चाहिए। और आपके बातों से तो मुझे लग रहा है कि आपने और 5 सालों के कुछ ना कुछ तो प्लान किए होंगे बिल्कुल और वो भी बड़े-बड़े। बिल्कुल लेकिन मैं यहाँ नहीं पूछूंगी, ये हम अगले साल के पॉडकास्ट में बिल्कुल लेंगे बिल्कुल। हम। तो ये आपका सफर बहुत ही सुंदर, बहुत ही मतलब इंस्पिरेशन देने वाला था। महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा प्रेरणादायी था। अच्छा, जाते-जाते आप हमारे व्यूअर्स को क्या बताना चाहेंगे? मैं तो सभी को यही बताना चाहूंगी कि महिलाओं को खुद जो है वो कमजोर नहीं समझना है। हर मुश्किल का सामना करना आता है, क्योंकि जब वो बच्चे को 9 महीने अपने पेट में रखकर उसे जो है जीना सिखाती है और उस अपने परिवार को बहुत अच्छे से चला सकती है। वो सोशल एक्टिविटी भी बहुत अच्छे से कर सकती है और हर चीज का वो सामना कर सकती है, तो वो न डगमगाते हुए उसने आगे बढ़ना चाहिए। बस मैं यही बताना चाहूंगी। तो ममता मैम, आप यहाँ आई, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद कि आपने आपके जीवन की जर्नी को इतनी सरलता से, इतनी ममता से आपने यहाँ पर हमारे साथ हमारे व्यूअर्स को बताया। जाते-जाते मैं एक 4 लाइन आपके लिए कहना चाहूंगी कि काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, जिंदगी जियो इस कदर की वो मिसाल बन जाए, वो मिसाल बन जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।